गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी मित्रों को नमस्कार। एग्जाम न्यूज एनालिसिस मॉर्निंग सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम राजस्थान के एग्जाम पैटर्न के लिए जो राजस्थान एग्जाम परीक्षा उपयोगी सामग्री होती है, जो करंट न्यूज के बेस पर स्टैटिक जीके का हिस्सा बनती है और करंट जीके का हिस्सा बनती है, जो राजस्थान के विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, डेली न्यूज जो होती है उस पर हमारा एनालिसिस का एक प्रोग्राम होता है, ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस, और राजस्थान सूजस बुलेटिन पर आधारित होता है। उस एग्जाम पैटर्न के लिए हम अखबार की सुर्खियां बनी उन समाचारों को एनालिसिस करते हैं। नहरें आएगी खेतों तक फसलें कंचन हो जाएगी, नहरें आएगी खेतों तक फसलें कंचन हो जाएगी, आशाओं की सूखी डाली सुरभित मधुवन हो जाएगी। ग्रह नक्षत्र खिलौने होंगे, ऊंचे पर्वत बोने होंगे, ग्रह नक्षत्र खिलौने होंगे, ऊंचे पर्वत बोने होंगे। अंतरिक्ष होगा बाहों में, सूरज तक हमारी तैयारी होगी, ये सदी हमारी होगी, ये सदी हमारी होगी। हमें आशा रख करके इसी प्रकार एक निश्चित लक्ष्य के लिए, निश्चित ध्येय के लिए डिटरमाइंड होकर के, दृढ़ संकल्पित होकर के हमें आगे बढ़ना होगा। मेरा भी आपसे खूब सारी आशाओं भरा पिटारा है मेरा। मैं भी ये चाहता हूं कि हमारा जो सांचौरी परिवार है वो अब 2000 मेंबर से थोड़ा सा दूर है हम, तो आप जल्दी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके हमारे इस परिवार को 2000 मेंबर तक पहुंचाने का कृपा करें, आशीर्वाद दें, कष्ट करें। तो आपसे खूब मेरा निवेदन है कि इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए एग्जाम न्यूज एनालिसिस जो हमारी है, राजस्थान में अब घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे बच्चे, प्राइवेट स्कूल के साथ मिलकर खोल सकेंगे वर्चुअल स्कूल। एग्जाम प्रैक्टिकल ऑफलाइन होगा। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने थाईलैंड में जीता गोल्ड मेडल। ऊंट के बाल से केराटिन निकाला, अब इससे स्किन केयर प्रोडक्ट और घाव भरने की दवाई बनाई जाएगी। कश्मीर की तर्ज पर बीकानेर बॉर्डर एरिया में निगरानी के लिए बनाए ग्राम रक्षक दल। पहली न्यूज है, राजस्थान में अब घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे बच्चे, प्राइवेट स्कूल के साथ मिलकर खोल सकेंगे वर्चुअल स्कूल। एग्जाम प्रैक्टिकल ऑफलाइन होगा। एग्जाम और प्रैक्टिकल क्या होगा? ऑफलाइन। आज का हमारा शिक्षा का जो कोरोना के बाद की स्थिति है, कोरोना के अंदर जो क्षति हो गई और कोरोना की भयावह स्थिति ऐसी थी कि स्कूलें बंद हो गई और बच्चे अब वो बैक हो गए, वो अपने स्टडी में, अपने एजुकेशन में बैक हो गए और उनका जो लर्निंग प्रोग्राम था वो एकदम ठप हो गया, एकदम स्टॉप हो गया। तो इस प्रकार वर्तमान चाइना कोरोना के कारण हाहाकार कर रहा है और हमने पहले कोरोना की त्रासदी देखी, उस कोरोना के कष्ट में समय को हमने गुजारा। तो उससे बचाव के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमारा एक नया स्टडी का, एक नया अध्ययन अध्यापन का एक कंसेप्ट दिया, जिसे नाम दिया वर्चुअल स्कूल। ये कह रहे हैं कि घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे, प्राइवेट स्कूल कैसे खोल सकेंगे वर्चुअल स्कूल। नया कंसेप्ट है शिक्षा का और वो है राजस्थान सरकार का वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल स्कूल, इस वर्चुअल स्कूल को कहा जाता है ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन विद्यालय। और ये पूरे देश का पहला ऐसा कंसेप्ट है। हमारे देश का एकमात्र वर्चुअल स्कूल खोलने वाला राजस्थान पहला राज्य है। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो पहला राज्य है वो हमारा राजस्थान है, जिसने वर्तमान सोमवार को हमारे शिक्षा निदेशक है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक है श्रीमान गौरव अग्रवाल ने आदेशित करके ये एक आदेश निकाल करके ये वर्चुअल स्कूल खोलने का परमिशन जारी कर दी। और वर्चुअल स्कूल जो है, ऑनलाइन विद्यालय है, इसमें कंसेप्ट यह है कि 9 से 12 तक की स्कूलें खुलेगी। कितने तक की? प्रथम शुरुआत में प्रारंभ होगा, वो विद्यालय होगा प्रारंभ 9 से 12वीं तक, और विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
विद्यार्थी को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी विद्यार्थी घर बैठे स्टडी कर सकता है। जो वर्तमान रेगुलर स्कूल चल रही है वो कोचिंग संस्थानों की तर्ज पर, जो वर्तमान रेगुलर स्कूल है और प्लस जो कोचिंग संस्थानों की तर्ज पर वर्चुअल स्कूल खुलेंगे और उसमें 9 से 12वीं विद्यालयों की प्रारंभिक जो है सूचना के अनुसार प्रारंभिक अनुमति परमिशन दिया गया है। 9 से 12 तक वर्तमान में खोले जाएंगे। 1 से 8 तक किसी भी प्रकार का वर्चुअल स्कूल की अभी परमिशन नहीं है। घर ऑनलाइन, अच्छा इनके लिए शर्त यह होगी कि जो एग्जाम और प्रैक्टिकल है वो ऑफलाइन होंगे और उसी विद्यालय में होंगे जहां वर्चुअल स्कूल संचालित हो रहे हैं। वर्चुअल स्कूल के एग्जाम के लिए, एग्जाम और प्रैक्टिकल के लिए, एग्जाम के लिए विद्यालय की बिल्डिंग होना जरूरी है, विद्यालय में कमरे होना जरूरी है और एक निश्चित जगह होना जो क्राइटेरिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देगा उसके अनुसार होना जरूरी है। वो विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालय है या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है, चाहे वो गैर सरकारी है, गैर सरकारी विद्यालयों में ही खुलेगा और प्राइवेट विद्यालयों में खुलेगा। प्राइवेट विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि हम वर्चुअल स्कूल खोलेंगे। वर्चुअल स्कूल खोलने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, चाहे वो पहले प्राइवेट स्कूल चल रही है, प्राइवेट विद्यालय चलने के बावजूद उसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहां से वर्चुअल स्कूल की परमिशन लेनी होगी। वर्चुअल स्कूल की परमिशन के लिए भौतिक सत्यापन के साथ में यह देना होगा कि आपने यदि 9वीं की क्लास स्टार्ट की है तो एक आपका स्टूडियो वहां होना जरूरी है ताकि आप वहां से लाइव क्लासें प्रसारित कर सको। स्टूडियो होना जरूरी है और आपकी हाई स्पीड वाला आपका इंटरनेट होना वहां जरूरी है। किसी भी वर्चुअल क्लास में भौतिक रूप से बच्चे नहीं बैठेंगे, लेकिन एक क्लास के अंदर है 45 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं हो सकते। बच्चे घर बैठ के पढ़ाई करेंगे, फिर भी एक क्लास है जो वर्चुअल क्लास जारी होगी उसमें 45 बच्चों से ज्यादा एक क्लास में बच्चों की संख्या नहीं होगी। घर बैठ के पढ़ने के बावजूद भी एक क्लास में बच्चे कितने होंगे? 45 बच्चे। और कौन खोलेगा? गैर सरकारी विद्यालय खोल सकता है, गैर सरकारी विद्यालय खोल सकता है। गैर सरकारी विद्यालय, इसके अलावा कौन खोल सकता है? प्लस शैक्षिक तकनीकी संस्थान। शैक्षिक तकनीकी संस्थान क्या होता है? जैसे आईटीआई होता है, आईटीआई इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट होते हैं, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जो उद्योग प्रशिक्षण संस्थान होते हैं वो और प्राइवेट विद्यालय खोल करके कर सकते हैं, क्योंकि तकनीकी सहायता कौन देगा? शैक्षिक जो तकनीकी संस्थान होगा वो देगा, तकनीकी संस्थान होगा वो देगा। स्टूडियो बनाने का वगैरह वगैरह जितनी भी तकनीकी होगा वो देगा तकनीकी संस्थान। और 4 साल तक ये एमओयू पे सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनका जो आपस में साझेदारी होगी वो साझेदारी है वो इंटीग्रेशन पार्टनर कहलाएंगे, वो इंटीग्रेशन पार्टनर कहलाएंगे। इस प्रकार ये कहा गया है कि 9 से 12 तक खुलेगी और श्रीमान गौरव अग्रवाल ने वर्तमान में जारी किया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हमारा नया कंसेप्ट है वर्चुअल स्कूल यानी ऑनलाइन स्कूल का जो राजस्थान राज्य पहला है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्चुअल स्कूल खोलने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। इसके अलावा ये भी आ सकता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक कौन है? श्रीमान गौरव अग्रवाल। अच्छा, ऑनलाइन जो विद्यालय खोला जाएगा उसमें कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक प्रारंभ में अनुमति प्रदान की है वर्चुअल स्कूल की है? तो 9 से 12 तक। 9 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? तो 45 विद्यार्थी हो सकते हैं। कौन खोल सकता है? गैर सरकारी विद्यालय और शैक्षिक जो तकनीकी संस्थान है वो खोल सकते हैं। किस तर्ज पे होगा? गैर सरकारी विद्यालय जो रेगुलर स्कूल चल रही है वो और वर्तमान में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उसी की तर्ज पर ऑनलाइन वर्चुअल क्लासें लगाई जाएगी। ये श्रीमान गौरव अग्रवाल ने जो वर्तमान में आदेश दिया उनके अनुसार हमारा फॉर्मेट है। देखो आगे आइए, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने थाईलैंड में जीता गोल्ड मेडल। प्रिया सिंह ने जीता। किसने जीता? प्रिया सिंह ने। राजस्थान की क्या है? पहली बॉडी बिल्डर।
बॉडी बिल्डर यानी बड़ी मजबूत होगी, उसने जिम में कसरत की होगी, उसने जिम में रात दिन पसीना बहाया होगा, खूब सारा प्रोटीन खाया होगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ली होगी और उसने अपनी पौष्टिकता की मात्रा बढ़ाई होगी, तब जाकर के उसने बॉडी को बनाया होगा। और जो इस प्रकार शानदार बॉडी को बनाता है और दुनिया में अपनी मसल बताता है, उससे कहते हैं बॉडी बिल्डर। तो राजस्थान की प्रथम बॉडी बिल्डर कौन है? राजस्थान की प्रथम बॉडी बिल्डर, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कौन है, और लेटेस्ट है तो पूछा जाता है प्रिया सिंह। प्रिया सिंह, प्रिया सिंह। देखो इसके साथ में जोड़ा जाता है कि ये दलित भी है, इसलिए प्रथम दलित भी बॉडी बिल्डर पूछ दिया। राजस्थान की प्रथम बॉडी बिल्डर है ही, लेकिन प्रथम दलित का पूछा जाए तो भी कौन है? प्रिया सिंह। और इनका जिला कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर प्रिया सिंह का जिला है, बीकानेर है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी बचपन में ही शादी हो गई थी और बीकानेर की रहने वाली है। इन्होंने बॉडी बिल्डर में क्या जीता है? जो पुरस्कार जीता है वो जीता है गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल कहां का? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल आयोजित कहां हुआ था? आयोजित ये कह रहे हैं कि थाईलैंड में जीता। कहां जीता? थाईलैंड में। थाईलैंड, थाईलैंड में। थाईलैंड के कौन सा शहर है? पटाया में। पटाया में जीता, पटाया में जीता। और ये 39वीं अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता थी, प्रतियोगिता थी। इससे पहले जो प्रिया सिंह हैं उन्होंने 2018, 2019, 2020 मिस राजस्थान भी जीत चुकी है। ये मिस राजस्थान भी जीत चुकी है। तो इस प्रकार प्रिया सिंह का उदाहरण दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम बॉडी बिल्डर कौन है? वो है प्रिया सिंह। कहां की रहने वाली है? बीकानेर की। इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? गोल्ड मेडल। अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर में ये तमगा हासिल करके आई है। अच्छा, कहां? थाईलैंड में आयोजित हुई। थाईलैंड के कौन से शहर में? पटाया में। कौन सी है? 39वीं अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता है। इससे पहले प्रिया सिंह का क्या बैकग्राउंड रहा है कि 2018, 2019, 2020 में ये मिस राजस्थान प्रतियोगिता भी जीत चुकी है। अब देखो थाईलैंड का पटाया। थाईलैंड क्या है? महाराजा भूमिबोल और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया जहां स्थित है, उसका पड़ोसी देश है। ये हमारा प्यारा सा इंडिया, और इंडिया का यहां पड़ोसी है बांग्लादेश, यहां पड़ोसी है म्यांमार, और इस म्यांमार का पड़ोसी है वो है थाईलैंड। थाईलैंड, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है वो है बैंकॉक। बैंकॉक। आप चैप्टर लंबा थाईलैंड के बारे में नहीं बताया जाएगा क्योंकि अपना समय है, वो अभी खूब न्यूज है, उसका एनालिसिस करना है। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और थाईलैंड का यहां एक बीच पर, मेरीन पर, बीच पर, समुद्र पर स्थित शहर है जो बैंकॉक के बाद इस थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है पटाया। और पटाया है वो जाना जाता है जॉय ऑफ जर्नी। जॉय ऑफ जर्नी, यात्रा का आनंद। यदि थाईलैंड है, बैंकॉक के बाद में दूसरा बड़ा शहर है थाईलैंड का, और यात्रा का आनंद के नाम से जाना जाता है पटाया, और समुद्र के किनारे स्थित है, और यह पर्यटन का क्षेत्र है। पर्यटन का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा यहां प्रसिद्ध है सी फूड, समुद्री मछली। इसके बाद में जो यहां प्रसिद्ध है वो है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग जो घर है, नावें हैं, दुकानें हैं,
उनके लिए यह प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार खूबसूरत पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है, जो जर्नी सी फूड के लिए पटाया। पटाया विश्व के पर्यटन स्थलों में प्रमुख है। पटाया, यहाँ खूब सारे सम्मेलन होते हैं पटाया में, और थाईलैंड के बेकांग की राजधानी के बाद थाईलैंड का सबसे बड़ा पर्यटन हब है, वो है पटाया। तो इस प्रकार पटाया के अंदर है 39वीं बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता हुई। कौन सी? बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता। बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में प्रिया सिंह, जो हमारे बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर की है, उसने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में। और अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता के अंदर ये राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर है। तो इस प्रकार प्रिया सिंह के बारे में जो है वो बताया गया है। आगे देखिए, ऊंट के बाल से केराटिना निकाला। अब इससे स्किन केयर प्रोडक्ट और घाव भरने की दवाई बनाई जाएगी। किन के बालों से? ऊंट के बालों से। क्या निकाला? जो दिया गया है वो है केराटिन। देखो, केराटिन क्या होता है कि हमारे जो बालों की बनावट है, जो बालों की संरचना है, और हमारा जो स्किन है, जो हमारी चमड़ी है, इस त्वचा के जो परत बनी हुई है, जो बाह्य परत है, चाहे बालों की बाह्य परत है, चाहे त्वचा की बाह्य परत है, ये एक फाइबर प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन की लेयर से बनी होती है। जिस प्रोटीन की लेयर से बनी हुई होती है उसे कहते हैं, वो है केराटिन। केराटिन की बनी हुई होती है। और इस केराटिन के कारण ही हमारे बालों की शाइनिंग होती है, जो चमक होती है, चमड़ी की चमक होती है, वो केराटिन के कारण होती है। हमारे बाल जो झड़ने की समस्या है, इसमें कर्ली बाल होते हैं, बर्फी बाल होते हैं, इनको यदि सपाट करने के लिए केराटिन एक विधि भी प्रसिद्ध है, जिसके अंदर आपका जो ब्यूटिशियन होता है वो केराटिन के माध्यम से, केराटिन फाइबर प्रोटीन के माध्यम से वो बालों को एकदम स्ट्रेट करना, उसको कर्ली का जो रूप होता है उसे स्ट्रेट देना, बर्फी का रूप होता है उसे स्ट्रेट देना। इसकी जो ऊपर से केराटिन परत हट जाने के कारण जो आपकी शाइनिंग बालों की कम हो गई है, तो ब्यूटिशियन इस प्रकार एक इलाज भी करता है, केराटिन। तो ऊंट के बाल से क्या निकाला गया? केराटिन निकाली गई। और केराटिन प्रोटीन के माध्यम से क्या किया गया? केराटिन प्रोटीन के माध्यम से हमने एक ऐसी दवा बनाई है जो घाव भरने में काम आएगी, स्किन के घाव भरने में काम आएगी, हमारे बालों की केयर करेगी। हमारे बाल जो ड्राई हो जाते हैं, जो रूखापन हो जाते हैं, जो धूम हो जाते हैं, उनकी भी वो केराटिन है, वो नई दवाई बनेगी। बात आती है ऊंट की। ऊंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊंट के लिए 2014 में उष्ट निषेध कानून भी बना कि उसकी हत्या नहीं की जा सकती। और उष्ट हमारे राजस्थान का जो पालतू पशुओं के अंदर है, उसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। जंगली पशु के अंदर हिरण को दिया गया है। और इस प्रकार यहां जो दिया गया है, चिंकारा के अलावा जो दिया गया है वो है ऊंट। तो बात आती है ऊंट की। ऊंट राजस्थान का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ऊंट के बारे में जब बात करेंगे, और ऊंट से ही केराटिन निकाला गया है। ये बीकानेर है। बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान स्थित है, जिसे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल। कैसे लिखेंगे इसे फुल फॉर्म में? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई? 5 जुलाई
1984 को इसकी स्थापना हुई, 5 जुलाई 1984 को। देखो, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान की संस्थान की स्थापना हुई 5 जुलाई 1984 को। ये हमारे राष्ट्रीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन है ये। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के अधीन है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दिल्ली है और दिल्ली के अंदर है। कहां खोला गया? जोड़बीड़ में। जोड़बीड़ में। इसी जोड़बीड़ में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान के साथ साथ में एक अश्व अनुसंधान केंद्र भी है। अश्व अनुसंधान केंद्र भी है। अश्व अनुसंधान केंद्र। अश्व अनुसंधान केंद्र में चेतक घोड़े पर भी अनुसंधान होता है। तो बात आती है कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान और एक भारत के कोलकाता राज्य की, ये जो हमारा यहां पश्चिमी बंगाल की राजधानी है कोलकाता, कोलकाता की एक संस्था है जो नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है उसने और हमारी एनआरसीसी ने मिलकर के क्या किया कि ऊंट के बाल में से केराटिन निकाला, और केराटिन निकाल करके जो वर्तमान में हमारे बालों की समस्या है, गंजापन होने की समस्या है, ड्राई होने की समस्या है, दोए मुंह होने की समस्या है, इसका इलाज खोजा है। इसी के साथ में हमारे चमड़ी के अंदर विभिन्न प्रकार के यदि घाव हो जाते हैं चोट लगने के कारण, तो उनकी दवा बनाने का काम भी ये एनआरसीसी और कलकत्ता के जो नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उसने मिलकर के किया है केराटिन निकालने का। और वो हमारे राजस्थान के जोड़बीड़ अनुसंधान केंद्र है, जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, इसने किया। इसलिए पूछा जा सकता है जब भी उष्ण पे किसी भी प्रकार का अनुसंधान हुआ है तो करंट जीके का हिस्सा बनाए। इससे पहले राजस्थान में बीकानेर के अंदर है ऊंट मिल्क डेयरी खुली थी, उसका भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऊंट मिल्क डेयरी राजस्थान में खुली भी, उसका भी आया हुआ क्वेश्चन है। जयपुर के अंदर मिनी ऊंट मिल्क प्लांट लगा था, तब भी आया हुआ क्वेश्चन है। मिनी ऊंट मिल्क प्लांट जयपुर, मिनी ऊंट प्लांट जयपुर, ऊंट मिल्क डेयरी बीकानेर। ऊंट का दूध वो दूध है जो डायबिटीज की समस्या निपटाता है। ऊंट की रक्षा के लिए पाबूजी की, लोक देवता पाबूजी की फड़ बाची जाती है, और रायका देवासी है वो फड़ बचवाते हैं, और थोरी जाति के जो भील होते हैं वो रावणाता के साथ में फड़ बचवाते हैं। और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन फड़ों में से एक है पाबूजी की फड़, और रात्रि के समय बांची जाती है उनकी लोक कथा के साथ में। भारत में प्रथम बार ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। पाबूजी ऊंट ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका से लेकर के आए थे, और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप से जो एलिफेंटा का दरा है वहां से निकला था, और हड़मुजी रायका वगैरह वगैरह इनके साथ थे, और पाबूजी के कहने से ये श्रीलंका से ऊंट लेकर के आए थे। ऐसी एक लोक मान्यता है, जनश्रुति है। और इसलिए ऊंट की किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो लोक देवता पाबूजी की पूजा की जाती है और उसकी फड़ बांची जाती है। रेबारी और देवासी जो जाति होती है वो ऊंट पालक जाति के रूप में राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जो पाए जाते हैं वो ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं, और सबसे कम ऊंट जो पाए जाते हैं वो प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़ में, सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में। लेकिन जो ऊंटों की नस्ल है वो राजस्थान के जितने ऊंट है उन ऊंटों की बीकानेरी नस्ल है वो कुल ऊंटों के 50% है। 50% राजस्थान में लगभग 3,25,713 ऊंट है। 3,25,713 ऊंट है। कब थे ये? 2012 की गणना के अनुसार थे। लेकिन 2019 आते आते ऊंट घट गए और कितने हो गए? 2,12,739 ऊंट हो गए, यानी लगभग 1,12,000 ऊंट है वो घट गए।
तो राजस्थान में ऊंटों की संख्या है वो लगभग 37% से अधिक घटी। राजस्थान भारत में ऊंट में प्रथम स्थान है। राजस्थान ऊंटों के मामले में, ऊंटों की संख्या के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान में भारत के ऊंटों का लगभग 84.43% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। कुल भारत में 4 लाख ऊंट भी नहीं है। 4 लाख की जगह ऊंटों की संख्या घट करके 3 लाख हो गई है। इनमें से अकेले राजस्थान में 2,12,739 ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान में जो ये ऊंटों की संख्या है, ये 2012 से 2019 के बीच में 1,12,000 से ज्यादा ऊंटों की संख्या घटी। 1,12,000 से ज्यादा ऊंटों की संख्या घटी। और वर्तमान में जो घटी ऊंटों की संख्या है वो 37% ऊंट सर्वाधिक घटे और सबसे ज्यादा घटने वाले पशुओं में से एक है गणना के अनुसार ऊंटों में। और राजस्थान ऊंटों की संख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान भारत के कुल ऊंटों का 84.43% ऊंट राजस्थान रखता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं, सबसे कम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। लेकिन ऊंटों की नस्ल में बीकानेरी नस्ल सर्वाधिक, टोटल ऊंटों का 50% बीकानेरी नस्ल ऊंट पाए जाते हैं। बीकानेरी नस्ल ऊंट है ना, वो बोझा ढोने में क्योंकि बड़े बड़े जो भूसी भर करके गेहूं की गंगानगर से इधर लेकर के आते हैं, इसका मतलब इतना बड़ा वो भूसी ढोकर के लाते हैं। बोझा ढोने में सबसे ज्यादा तेज तरार होता है वो बीकानेरी ऊंट है। बीकानेरी ऊंट है वो बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पाया जाता है। जैसलमेर में एक ऊंट है जिसका नाम है नाचना। ये भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंट है नाचना के ऊंट के अपने आप ऐसा लगता है कि जैसे गले के ऊपर, मुख के ऊपर मोरक बंधा है या गोरबंद बंधा है, इस प्रकार की व्यवस्था वो ऑटोमेटिक लगती है उसके ऊंट पर। ऊंट का जो श्रृंगार का गले का आभूषण होता है उसे गोरबंद कहते हैं और मुख का आभूषण होता है उसे मोरखा कहते हैं। थोड़ा और वर्णन कर देते हैं। देखो, नाचना का ऊंट सर्वश्रेष्ठ होता है। ऊंटों के मामले में नाचना का ऊंट सर्वश्रेष्ठ होता है। ये हमारा राजस्थान के अंदर बिल्कुल रटना नहीं है। देखो, ये राजस्थान में यहां पड़ता है अपना जोधपुर में राजस्थान का सबसे सूखा स्थान है फलेदू वायुसेना का एक बड़ा हवाई अड्डा भी है जो वर्तमान में खुला है, फलोदी। तो फलोदी का एक ऊंट है गोमट का ऊंट भारत भर में सवारी के लिए प्रसिद्ध है, गोमट का ऊंट। और जो ये अपना जैसलमेर है, जैसलमेर में जो नाचना का ऊंट है वो भारत भर में सबसे अधिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए। और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ ऊंटों में आता है, सर्वश्रेष्ठ ऊंटों में। इसके अलावा जो ऊंटों की नस्ल है वो ऊंटों की नस्ल है अलवरी नस्ल। इसके अलावा ऊंटों की नस्ल है जो हमारे काठियावाड़ से आई उसे कच्ची कहते हैं, और पाकिस्तान के सिंध और गुजरात से लगी हुई है उसे कहते हैं सिंधी। अलवरी, कच्ची, सिंधी। और अभी अपने बात की बीकानेरी ऊंट टोटल ऊंटों का 50% है। कितना है? 50%। और बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने के लिए जाना जाता है। जैसलमेर का जो नाचना ऊंट है वो बीएसएफ में सर्वाधिक सेवा देता है। बीएसएफ के जो सैनिक होते हैं वो एक चौकी से दूसरी चौकी तक जाकर के निगरानी करते हैं, क्योंकि ऊंट मरुस्थल का जहाज कहलाता है। मरुस्थल का जहाज होने के कारण उसके जो पांव होते हैं वो गद्देदार होते हैं, वो दोरों के अंदर, रेत के अंदर फंसते नहीं हैं, इसलिए वो आराम से चल सकता है। इसलिए ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। तो डेजर्ट पशु है। इस प्रकार नाचना ऊंट है वो बीएसएफ में सर्वाधिक है। अभी अपने बात की गोमट का ऊंट जो फलोदी का है वो सवारी के लिए जाना जाता है। और बीकानेरी जो ऊंट है वो बोझा ढोने के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ऊंट पाए जाते हैं वो जैसलमेर में। जनगणना 2019 के अनुसार जैसलमेर में सबसे कम ऊंट है राजस्थान में वो प्रतापगढ़ में। कभी झालावाड़ में पाए जाते थे सबसे न्यूनतम, लेकिन वर्तमान में प्रतापगढ़ में एकदम न्यूनतम है।
और वर्तमान भारत के कुल ऊंटों का 84.43% राजस्थान में। इतने ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंटों की जो संख्या घटी 3,25,713 से वर्तमान, ये 2012 की ऊंटों की गणना थी, उस समय ऊंटों की संख्या थी। लेकिन जो 2019 में ऊंट घटे वो 2,12,739, यानी लगभग 37% से अधिक ऊंट घटे राजस्थान में। घटने वालों संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा राजस्थान में जो पशु था वो ऊंट था। देखो, ऊंट को वैज्ञानिक दृष्टि से उसे कहा जाता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या कहा जाता है? कैमेलस, ये वैज्ञानिक नाम है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस वैज्ञानिक नाम है इसका, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान बीकानेर जोड़बीड़ में है ही, वहां चेतक अनुसंधान केंद्र भी है। अब देखो, इसके अलावा कैमेलस ड्रोमेडेरियस के अलावा गोरबंद है, वो ऊंट का आभूषण है, और कहां का है? गले का है। ऊंट का आभूषण गले का है। मोर का भी ऊंट का आभूषण है, और वो कहां का है? वो मुख का है, वो मुख का है। देखो, एक लकड़ी की बनी हुई होती है खांचेदार, और ऐसे ऊंट के ऊपर रखी जाती है, उससे काठी कहते हैं। लेकिन जब लकड़ी की बनी हुई होती है, उसके लोहे के हत्थे लगे हुए आते हैं, तो उसे पिलान कहते हैं। काठी और पिलान जो होते हैं ऊंट के, काठी और पिलान, देखो क्या है? काठी और पिलान लोहे के हत्थों वाला होता है, काठी केवल लकड़ी की होती है। और इसके क्या करते हैं कि कोई वस्त्र, सूती वस्त्र होते हैं, उस वस्त्र को वहां लपेट करके उसे साथ में सिल दिया जाता है, ताकि लकड़ी है वो ऊंट की पीठ के ऊपर लगे नहीं। और उसके ऊपर वो सकड़ा जो होता है, सकड़े को, ऊंट गाड़ी को रखा जाता है, वो या तो होता है काठी पर, और यहां होता है, अच्छा, काठी तब भी काम आता है जब एक व्यक्ति उसके ऊपर यात्रा करें। पिलान भी एक व्यक्ति यात्रा करें तो पिलान बांध करके आराम से वो कुर्सी की टाइप बैठ करके आराम से यात्रा कर सकता है। राजस्थान के जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के अंदर ढोला और मारू को उस पिलान पे ही ऊंट पे बैठा हुआ बताया जाता है। तो इस प्रकार पिलान और काठी जो होते हैं वो पीठ के आभूषण होते हैं, यानी पीठ के अस्त्र कह दो, पीठ के वस्त्र कह दो, और पीठ के आभूषण कह दो। देखो, गोडों तक एक लटकन लगी हुई होती है जिसे गोड़िया कहते हैं, गोड़िया, और ये टांगों का आभूषण होता है, टांगों का आभूषण होता है। गोड़िया टांगों तक का आभूषण होता है, उसे कहते हैं। देखो, ऊंटों की जो खाल है उससे बहुत कुछ बनाया जाता है, ऊंटों की खाल से। और ऊंटों के, मरे हुए ऊंट की खाल पे यदि नक्काशी की जाती है, उसे कहते हैं उस्ता कला। क्या कहा जाता है? उस्ता कला। यहां उसे क्या कहते हैं? मुनवती कला। मुनवती कला। एक कलाकार थे शामुद्दीन, जिसे शामुद्दीन उस्ता के नाम से जाना जाता है। ये ऊंटों पे नक्काशी के लिए जाने जाते हैं शामुद्दीन। इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा था। ये शामुद्दीन उस्ता बीकानेर के रहने वाले उष्ट कलाकार है, जिन्होंने उस्ता कला, ऊंट की खाल पर, मरे हुए ऊंट की खाल पर विभिन्न जट कतराई द्वारा, जट काट करके वो क्या करते हैं, कभी भारत का नक्शा बना देते हैं, कभी पनियारी का नक्शा बना देते हैं, कभी राजस्थान का बना देते हैं, कभी किसी नृत्य का बना देते हैं। तो इस प्रकार उस्ता क्या करता है, विभिन्न प्रकार की जो है वो कलाकारी करता है, चित्रकारी करता है, जट को काट करके, न कि कोई कलर भर करके, और वो भी ऊंटों के खाल पर। तो इस प्रकार का शामुद्दीन उस्ता कला के लिए, मुनवती कला के लिए जाना जाता है। इनके अलावा वर्तमान में एक है अशोक टांग पुष्कर के। राजस्थान में 2 मेले ऐसे हैं जिसमें सर्वाधिक ऊंट बिकते हैं। एक तो बिकता है गोगामेड़ी में, गोगामेड़ी में सर्वाधिक ऊंटों की, गोगा जी का जो मेला लगता है भाद्रपद महीने में, गोगा जी के मेले में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, यहां सर्वाधिक ऊंट बिकते हैं। इसके अलावा जो ऊंट बिकता है वो अजमेर के पुष्कर मेला होता है, कार्तिक मास का जो पुष्कर मेला होता है, कार्तिक मास का पुष्कर मेला होता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है, जहां सर्वाधिक विदेशी आते हैं पुष्कर मेले में। अजमेर के पुष्कर मेले में
वहां जो मेला होता है उस मेले के अंदर ऊंटों की बिक्री सर्वाधिक होते हैं। इन पुष्कर के मेलों में एक व्यक्ति है अशोक टांक, अशोक टांक, जो काफी वर्षों से सुर्खियों में अशोक टांक है, वो इनके ऊंट पर जो है कलाकारी के लिए जाना जाता है, ऊंट की खाल पर कलाकारी के लिए जाना जाता है अशोक टांक। जो जट कतराई, ऊंट की ऊन को जट कहते हैं और इससे अलग अलग ढंग से काटना जट कतराई के लिए जाना जाता है, वो है अशोक टांक। और ये पुष्कर के मेले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। देखो ऊंटों की जो रक्षक देवी है उसे कहते हैं उष्ट्रवाहिनी देवी बीकानेर के पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है उष्ट्रवाहिनी देवी। पुष्करणा ब्राह्मण वो है जो अपनी पाटा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। होली के दिनों में विभिन्न प्रकार के फागुन आधारित गानों की मस्ती भरे गानों में बीकानेर एक मस्ती भरा शहर है। बीकानेर एक स्वार्थ का शहर है और मस्ती भरा शहर है। होली के दिनों में पाटे पे बैठ करके लोग वहां मस्ती भरे अंदाज में कुछ न कुछ गाते रहते हैं और वर्तमान सरकार ने, नगर निगम ने उस पाटा संस्कृति को उभारने के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए बजट के अंदर व्यवस्था की है। वो है बीकानेर शहर के पुष्करणा ब्राह्मण, जो अपनी मस्ती के लिए जाने जाते हैं। आओ खाओ पियो मौज करो जियो और जीने दो की जिनकी संस्कृति आधारित है, वो है पुष्करणा ब्राह्मण समाज। तो पुष्करणा ब्राह्मण समाज की कुल देवी है वो उष्ट्रवाहिनी देवी ऊंटों की रक्षक देवी है। वैसे पाबू जी को देवता माना जाता है, लेकिन उष्ट्रवाहिनी देवी है वो ऊंटों की रक्षक देवी है। इसके अलावा सर्रा एक ऊंटों का रोग है, ग्लेडर्स ऊंटों का एक रोग है। इसके अलावा ऊंटों का एक रोग है जिसे कहते हैं तिब्रसा। सर्रा तिब्रसा इसमें क्या होता है, ऊंट की जो कुबड़ होती है, ऊंट अपनी वसा कुबड़ में रखता है, उस कुबड़ के अंदर मवाद भर जाता है जिसके अंदर कहते हैं तिब्रसा या सर्रा रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार ऊंट से संबंधित हमने किसमें पढ़ा कि ऊंट के बाल से केराटिन निकाला और अब इस स्किन केयर प्रोडक्ट, क्योंकि उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, और ये क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उसकी स्थापना भी पूछी गई है 5 जुलाई 1984 को। किसके तत्वाधान में हुई? ICAR, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ICAR, उसके तत्वाधान में हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है वो दिल्ली में। तो इस प्रकार हम ऊंट से संबंधित बात पढ़े। आगे है कश्मीर की तर्ज पर बीकानेर बॉर्डर एरिया में निगरानी के लिए बनाए ग्राम रक्षक दल। देखो बीकानेर क्या बनाए, कश्मीर की तर्ज पर बीकानेर बॉर्डर एरिया में निगरानी के लिए बनाए ग्राम रक्षक दल। आइए बात करते हैं, ये हमारा राजस्थान, और ये जो न्यूज है ये कहते हैं कि कश्मीर की तर्ज पर, देखो यहां पड़ता पंजाब से लगा हुआ है कश्मीर से लगा करके गुजरात तक, ये जो अंतरराष्ट्रीय लाइन है इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। अंतरराष्ट्रीय लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, जिसे LOC भी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, और लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। बाकी रेड क्लिफ का ये अंतरराष्ट्रीय वो पहली लाइन है विश्व की, ये वो 2 देशों के बीच में स्थित पहली ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिनको एसी रूम में बैठ करके मानचित्र पर कलम से खींचा था। और वो सरील रेड क्लिफ नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनको ये जिम्मा दिया था अगस्त 1947 में। तो अगस्त 1947 में, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 17 अगस्त 1947 को देश की आजादी के 2 दिन बाद में सिरिल रेड क्लिफ ने मानचित्र के ऊपर पेन के माध्यम से रेखा खींच करके भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, और वो है सिरिल रेड क्लिफ। उनके नाम पे रखा गई रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन है वो भारत के 4 राज्यों में स्थित है। एक है इधर गुजरात, इधर है वो है जम्मू एंड
कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर एक हो गया पंजाब, एक हमारा हो गया राजस्थान और एक हो गया गुजरात। तो तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन को कुछ सदस्यों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने भी सहायता की थी। एक थे जस्टिस मेहरचंद महाजन वो व्यक्ति थे जो भारत सरकार के बाद में हमारे देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और जम्मू कश्मीर भी उन्होंने अपना ट्रायल किया था। इनके साथ में एक व्यक्ति थे तेजा सिंह, उन्होंने भी सहायता की थी। फिर मुस्लिम लीग के भी दो मेंबर इनके साथ में थे, तो उन्होंने रेड क्लिफ लाइन का निर्माण किया। इस रेड क्लिफ लाइन में क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर है निगरानी के लिए ग्राम रक्षक दल बना है और उन्हें कहा जाता है सिंगल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। ये जो वहां होते हैं उन्हें कहा जाता है सिंगल पुलिस ऑफिसर, यानी संक्षेप में इन्हें कहा जाता है एसपीओ। क्या कहा जाता है? एसपीओ। और यदा कदा जम्मू कश्मीर के अंदर हम ये भी न्यूज सुनते हैं कि आतंकवादियों ने एसपीओ की निगरानी की और एसपीओ को गोली से उड़ाया। तो सिंगल पुलिस ऑफिसर है, ऐसे वहां ग्राम रक्षक दल बने। कहां? जम्मू कश्मीर में। तो मित्रों, वो जो जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षक दल बने, ऐसे ही ग्राम रक्षक दल हमारे इस बॉर्डर एरिया में बनाए गए हैं। और जो वर्तमान में जो न्यूज बनकर के आई है वो है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर की, और विशेषकर बीकानेर की निकल करके आई। बीकानेर की क्यों निकल के आई? क्योंकि बीकानेर के अंदर एक पोस्ट है सकी पोस्ट है। देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सकी, रहमत, बंदली, लोंगेवाला निम्न में से क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है पोस्ट है। सकी पोस्ट है वो बीकानेर जिले में और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में पड़ती है। रहमत और बंदली है वो पाकिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान की पोस्ट है। लोंगेवाला पोस्ट है वो जैसलमेर में स्थित है, जो 1971 के युद्ध के लिए जानी जाती है। और 1971 के युद्ध के नायक भैरू सिंह जी का अभी हाल ही निधन हुआ, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ग्राम रक्षक दल यानी एसपीओ बने, सिंगल पुलिस ऑफिसर की व्यवस्था इस सकी पोस्ट पर की गई है। देखो, ये जो बॉर्डर एरिया है ये गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होता है। कहां से होता है? हिंदूमल कोट से। और बाड़मेर के कहां समाप्त होता है? बाकासर में समाप्त होता है। बाकासर में इनकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 है। जबकि ये जम्मू कश्मीर में कितना पड़ता है? 1216 किलोमीटर पड़ता है। पंजाब में कितना पड़ता है? ये 514 किलोमीटर पड़ता है। हमारे यहाँ कितना पड़ता है? ये 1070 किलोमीटर पड़ता है। और गुजरात में इसकी लंबाई कितनी है? 510 किलोमीटर है। यानी टोटल ये 3310 किलोमीटर पड़ता है। ये 1216 जम्मू कश्मीर में, जो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, 514 पंजाब में, 1070 ये राजस्थान में और 510 ये कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लेकिन राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 है। ये 1070 कैसे है कि सबसे गंगानगर में कितनी है? गंगानगर में 210 है, बीकानेर में 168 है, जबकि भास्कर की न्यूज में 156 किलोमीटर बता रखी है। 168 है। फिर ये 464 किलोमीटर है जैसलमेर की और 228 किलोमीटर है वो बाड़मेर में। 228 किलोमीटर बाड़मेर में, 464 किलोमीटर कहां है? जैसलमेर में। 168 कहां है? बीकानेर में। 210 कहां है? गंगानगर में। सबसे कहां कम कहां है? बीकानेर में। थोड़े दिन पहले जो अनूपगढ़ पोस्ट के अंदर है, जो गंगानगर जिले में पड़ता है। गंगानगर की टोटल 5 तहसीलें, देखो
पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान के 12 जिले लगते हैं और हमारे 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। हमारे 4 जिले लगते हैं, वो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज्यादा लगता है वो लगता है जैसलमेर का, और सबसे ज्यादा सीमा है वो जैसलमेर की लगती है, सबसे कम लगती है वो बीकानेर की लगती है। इधर पाकिस्तान के 12 जिले लगते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के 4 जिलों की 12 तहसीलें पाकिस्तान से लगती है। किस किस से? जैसे पहला जिला है गंगानगर। गंगानगर गंगानगर की गंगानगर तहसील है। गंगानगर की गंगानगर तहसील है। गंगानगर तहसील के बाद में जो तहसील आती है गंगानगर की वो है करणपुर। इसके बाद में जो तहसील आती है वो है अनूपगढ़। फिर आती है रायसिंह नगर, रायसिंह नगर, और 5वीं है वो है गढ़साना, गढ़साना तहसील है। ठीक है। फिर तहसील आती है बीकानेर की। देखो बीकानेर की 2 तहसीलें लगती है। कौन कौन सी? सट्टी कह सकते हैं अपन, मान लो बज्जू लगती है, और 7वीं कह सकते हैं खाजूवाला लगती है। कौन सी लगती है? खाजूवाला लगती है। अब देखो जैसलमेर के जो तहसील आती है जैसलमेर की, वो 8वीं तहसील कह सकते हैं। जैसलमेर की मान लो पोखरण तहसील कह सकते हैं। कौन सी कह सकते हैं? पोखरण कह सकते हैं। जैसलमेर की पोखरण तहसीलें कही जा सकती है। इसके अलावा जैसलमेर की पोखरण के अलावा जैसलमेर खुद भी एक तहसील है। नवी, पोखरण और जैसलमेर तहसील है, ये लगती है जैसलमेर। अब देखो बाड़मेर की, बाड़मेर जो जिला है बाड़मेर की कौन कौन सी लगती है? बाड़मेर की एक लगती है शिव। बाड़मेर की एक तहसील है शिव, यानी 10 नंबर पे ये हो गई। 11 नंबर के हो गई रामसर, रामसर तहसील है बाड़मेर की, और 12 नंबर पे कौन सी हो गई? चौटन, जो सर्वाधिक का गोंद उत्पादन के लिए जानी जाती है, चौटन। तो इस प्रकार 12 तहसीलें राजस्थान की, 4 जिलों की 12 तहसीलें राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? 12 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? बावलपुर, बावलपुर एक। दूसरे नंबर पर बावलनगर, बावलनगर, बावलनगर। तीसरे नंबर पे रहीमियार खान, रहीमियार खान। और चौथे नंबर पे 3 पाकिस्तान के जिले जो राजस्थान से लगते हैं। देखो रहीमियार खान, उसके बाद में घोटकी, घोटकी। 5वां सुकूर, सुकूर। 6ठा खेरपुर। 7वां संगर, संगर। 8वां उमरकोट। 9वां थार पारकर। इस प्रकार पाकिस्तान के वर्तमान में 9 जिले लगते हैं। कितने? 9। 12 नए लग करके कितने लग रहे हैं? 9 जिले लग रहे हैं। राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। राजस्थान के 4 जिलों की कितने तहसीलें लगती है? 12 तहसीलें लगती है, जो मैंने विभिन्न प्रकार के वर्णन में बताए। बात क्या आई कि एसपीओ की, ग्राम रक्षक दल की। इस ग्राम रक्षक दल में ऐसा कहा गया है कि जो बीकानेर की जो सखी पोस्ट है, उस सखी पोस्ट में इस ग्राम रक्षक दल में 38 मेंबर होंगे, और इन 38 मेंबर के किसी भी मेंबर को बीएसएफ के हेडक्वार्टर में आने जाने की, बिना परमिशन के भी आने जाने की आजादी होगी, छूट होगी। तो इस प्रकार सखी पोस्ट है। तो पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं, राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। राजस्थान के 4 जिलों में सर्वाधिक लगता है जैसलमेर, फिर सबसे कम लगता है वो बीकानेर। 210 गंगानगर, 464 जैसलमेर। 210 गंगानगर, 168 बीकानेर, 464 है वो जैसलमेर, और 228 बाड़मेर के। इस प्रकार ये 12 तहसीलें, 4 जिले लगते हैं। उधर 9 जिले
लगते हैं। तो इस प्रकार सकी पोस्ट का पूछा जा सकता है कि सकी क्या है, बंदली क्या है, रहमत क्या है, साइन क्या है, पूछा जा सकता है। तो लोंगेवाला क्या है, ये राजस्थान की सीमा से लगी हुई पोस्ट है। हाल ही क्यों सुर्खियों में आई, क्योंकि वहां जम्मू कश्मीर की तर्ज पे क्या बन रही है, ग्राम रक्षक दल की पोस्ट बन रही है, ग्राम रक्षक दल बन रहा है, जिसे सिंगल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है, एसपीओ कहा जाता है। वहां एसपीओ की व्यवस्था राजस्थान में भी इस प्रकार निगरानी के लिए की जा रही है, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हमारे यहाँ ड्रग्स डाला जा रहा है और टोटल 16 ड्रोन इस साल गिराए जा चुके हैं। तो इनको ड्रोन को गिराने के लिए वहां के जितने भी, जैसे सकी पोस्ट है, सकी पोस्ट पे 38 जो मेंबर है सकी पोस्ट पे, उस सकी गांव के जो 38 लोगों का एक दल बनाया गया है, जिसे सिंगल पुलिस ऑफिसर नाम दिया गया है। वो वहां गांव के अंदर तस्करी और विभिन्न प्रकार की जो खुफिया निगरानी है वो रखेंगे और बीएसएफ को उपलब्ध कराएंगे। और बीएसएफ इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उनमें यदि कोई अवैध व्यक्ति पाकिस्तानी आता है और यहाँ किसी भी प्रकार की साजिश रचता है तो उससे छुटकारा देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। जय हिंद, जय भारत। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, प्लीज प्लीज प्लीज।